क्या आपने कभी सोचा है कि 32,000 करोड़ कितने होते हैं? अगर आप आज से रोज 10 लाख खर्च करना शुरू करते हैं तो इस पैसे को खत्म करने में आपको 876 साल लगेंगे। लेकिन कोलकाता के एक श्री ग्रुप ने, या कहूँ तो कनोडिया परिवार ने, हमारे मनी सिस्टम के नाक के नीचे से 17 बैंकों की तिजोरियां लगभग खाली कर दी। हाँ, 32,000 करोड़ मतलब 876 साल। यानी आपके 20वें जन्म पर भी पैसा खत्म नहीं होगा अगर आप रोज 10 लाख रुपए खर्च करते हैं तो भी। सोचिए, एक आम आदमी को 50,000 का पर्सनल लोन लेने में पसीने आ जाते हैं, लेकिन यहाँ 2400 करोड़ रुपए लूटने के बाद भी बैंक बेवकूफ बनने का होने का नाटक कर रहे हैं। आज मैं एक इन्वेस्टर के नाते उस बेसिक फेलियर की बात करूंगा जिसे एक अंधा भी देख सकता था। मैं हूं ममता कुमार और आप देख रहे हैं पैसे की दुनिया। दिसंबर 2025 में पीएनबी कहता है कि उनके 2,434 करोड़ के साथ धोखा हुआ है, एक बोरोइंग फ्रॉड हुआ है। लेकिन मैं यहां पे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पीएनबी और बाकी बैंकों के साथ कोई भी बोरोइंग फ्रॉड नहीं हुआ है, बल्कि एक सपोर्टेड स्कैम हुआ है। और ये हुआ नहीं है, कराया गया है। इसको मैं थोड़ा सा जोर दे के इसलिए भी कहना चाहता हूँ क्योंकि ये जो बोरिंग फ्रॉड का वर्ड है वो उतना सही नहीं है जितना होना चाहिए। इस वजह से ज़्यादा सुटेबल वर्ड होगा वो सपोर्टेड स्कैम, ज़्यादा एक डिसेंट वर्ड होगा इस पूरे के पूरे स्कैम के लिए। तो ये कहानी सिर्फ पीएनबी की नहीं है, इसमें 17 और बैंक भी शामिल हैं। आज मैं उनके पन्नों को देखने की कोशिश करूँगा, आपके साथ साझा करने की कोशिश करूँगा। तो कहानी यहाँ पर कारपोरेट को प्रबंधन की नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित वित्तीय डकैती की है। कहानी शुरू होती है 1989 में कनोडिया भाइयों से। मुख्य किरदार हैं हमारे हेमंत कनोडिया जी और सुधीर कनोडिया और साथ ही में उनका परिवार। इन्होंने व्यापार नहीं, एक वित्तीय चक्रव्यूह बुना, एक मकड़ जाल जिसे कह सकते हैं आप। कागजों पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बादशाह थे, लेकिन वीडियो इंडिया ऑडिट ने जो पाया वो दिल और होश दोनों उड़ा देने वाला था। कनोडिया ब्रदर्स ने 1989 में श्री की नींव रखी। काम था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना, सड़क, बिजली, माइनिंग आदि को बनाना। लेकिन 2010 के बाद इनका मॉडल बिजनेस से बदलकर मनी लॉन्ड्रिंग की ओर मुड़ गया। इन्होंने 250 से ज़्यादा सेल कंपनियां बनाई। अब ये 2010 के बाद ही नहीं बनाई होंगी, बहुत सारी कंपनियां 2010 से पहले भी बनाई होंगी, पर मैं एक एस्टिमेट नंबर दे रहा हूँ। मज़ेदार बात जानते हैं क्या है? इनमें से दर्जनों कंपनियों का पता एक ही है, विश्वकर्मा बिल्डिंग, टॉपसिया रोड, कोलकाता। एक ही 10 बाई 10 के कमरे में 50 कंपनियां चल रही थी, लगभग 50 कंपनियां। इनके नाम सारे तो मुझे नहीं मिल पाए, लेकिन कुछ जो नाम मिले हैं उनमें से सबसे फेमस नाम मैं बताना चाहूँगा। अविराल मैरीटाइम, आदिनाथ पोर्ट्स, व्हाइटफील्ड पेपर्स। इन कंपनियों का कोई असली बिजनेस नहीं था, इन कंपनियों का कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ कागज पे कंपनियां थी, ये सिर्फ नाम की जाली कंपनियां थी। और सिस्टम कैसे वर्क करता था? पीएनबी से पैसा लिया या बैंक से पैसा लिया, श्री को पैसा मिला, श्री ने उसे असुरक्षित अनसिक्योर्ड लोन के रूप में अपनी डमी कंपनियों में एक्स बाई को दिया, एक्स ने बाई को, बाई ने जेड को, और अंत में पैसा प्रोमोटर्स की जेब में आ गया। आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ अविराल और आदिनाथ जैसी कंपनियों को ही 838 करोड़ रुपए दिए गए, वो भी अनसिक्योर्ड। दोबारा सुनिए, बैंक से पैसा आता था श्री में, श्री उसे अनसिक्योर्ड लोन के नाम पर इन डमी कंपनियों में डाल देता था। फिर क्या होता था? पैसा घूमता एक्स से बाई, बाई से जेड और अंत में कनोडिया परिवार की जेब में। अब सवाल है, क्या पीएनबी के ऑडिटर्स सो रहे थे? क्या उन्हें इतनी बेसिक सी बात समझ में नहीं आई कि ये सारी की सारी कंपनियां, इसमें से कई सारी कंपनियां, अगर इन तीनों की बात करें जो जिनके पास 838 करोड़ का फंड गया, वो भी अनसिक्योर्ड, अविराल मैरीटाइम, आदिनाथ पोर्ट्स और व्हाइटफील्ड पेपर, ये तीनों कंपनियां विश्वकर्मा बिल्डिंग, विश्वकर्मा बिल्डिंग, विश्वकर्मा बिल्डिंग में ही रजिस्टर्ड थी, वहीं से ऑपरेट कर रही थी, और वो भी 10 बाई 10 के कमरे में। और रियलिटी ये है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई भी कंपनी नहीं थी, एक टेबल नहीं था, एक कुर्सी नहीं था, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ कागज पे थी, फर्जी रिंग कंपनी थी, कागजी प्रोजेक्ट्स थे। एक इन्वेस्टर के नाते मैं पूछता हूँ, क्या बैंक के ऑडिटर्स को यह संयोग नहीं लगा कि 3 कंपनियां एक ही जगह कैसे हो सकती हैं? पीएनबी जैसा बैंक
10,000 का पर्सनल लोन देते वक्त 100 सवाल पूछता है और फिर भी लोन नहीं देता, लेकिन 2400 करोड़ लूटने पर धोखा का नाटक करता है। 17 बैंक, सैकड़ों ऑडिटर्स और हजारों की संख्या में बैठे मैनेजर्स, क्या ये सब के सबंधे थे या इन्होंने अंधा बनने का नाटक किया, या फिर इन्हें अंधा सच में ही बना दिया गया? अगर हम कुछ बैंकों की बात करें तो केनरा बैंक टॉप में 3,469 करोड़ रुपए लमसम स्वीकृत दावा था इनका, और इन्होंने तो निगरानी में इतनी कमी करी कि फिर पूछिए मत। दूसरे नंबर पे आपके आते हैं पंजाब नेशनल बैंक 2934 करोड़, और जस्ट इन्होंने फ्रॉड डिक्लेरेशन किया है 2,434 करोड़। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2,874 करोड़, इन्होंने पहले ही फ्रॉड घोषित कर दिया है। एक्चुअली ने फ्रॉड, जैसे मैंने कहा, फ्रॉड कहना शायद गलत होगा, शायद नहीं पूरी तरीके से गलत होगा, ये सपोर्टेड स्कैम है। तीसरे इसके बाद आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2806 करोड़, और फिर आते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा 2151 करोड़, इंडियन बैंक, यूको एक्स, आप कोई भी बैंक नाम लो, वो सारे के सारे बैंक हैं इनके पीछे। तो सवाल ये है कि एक कंपनी श्री ग्रुप इतने सारे बैंक्स को कैसे बाईपास कर दिया, इतने सारे मिसमैनेजमेंट कैसे हो सकते हैं? ये इम्पॉसिबल है जब तक कोई सपोर्टेड लोग ना हो, जब तक पूरी की पूरी सिस्टम ही करप्ट ना हो। श्री ग्रुप ने बैंक के पैसे से अपनी ही कंपनियों को प्रोजेक्ट्स दिए, जब प्रोजेक्ट्स फेल हुए तो उन्होंने बैंकों से कहा मार्केट खराब है, पैसा डूब गया। लेकिन सच क्या था? सच बिल्कुल इसके उलट था। KPMG और BDO की रिपोर्ट कहती है कि यह सर्कुलर लेंडिंग का खेल था। पुराने खराब ऋण को छुपाने के लिए नया लोन लिया जाता था ताकि बैंक के रिकॉर्ड्स में खाता स्टैंडर्ड बना रहे, इसे कहते हैं एवरग्रीनिंग। KPMG की रिपोर्ट के मुताबिक श्री ने 13,000 करोड़ से ज्यादा का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया। KPMG की फॉरेंसिक रिपोर्ट ये भी कहती है, लाइन नंबर 422, फंड्स वर डाइवर्टेड टू एंटिटीज व्हिच हैड नो बिजनेस सब्सटेंस। इसका मतलब साफ है, मान लीजिए PNB ने श्री को 500 करोड़ दिए एक हाईवे बनाने के लिए, श्री ने वो पैसा अपनी ही एक कंपनी A को दिया, कंपनी A ने उसे B को दिया, और अंत में वो पैसा प्रमोटर्स की निजी संपत्ति खरीदने, पुराने डूबे हुए कर्ज को छुपाने में इस्तेमाल हो गया। इसे कहते हैं सर्कुलर लेंडिंग। यहाँ 17 बैंकों का एक कंसोर्टियम, जब कोई बैंक लोन देता है तो एक कॉमन मॉनिटरिंग एजेंट नियुक्त होता है। इस एजेंट का काम हर महीने पैसे के इस्तेमाल की रिपोर्ट देना होता है। 10 सालों तक क्या यह एजेंट सो रहा था, या PNB के पास पहुंचने वाली रिपोर्ट पर समोसे खाकर उसे डस्टबिन में फेंक दे रहा था? PNB कहता है कि उन्हें अंधेरे में रखा गया। एक फंड मैनेजर के तौर पर मैं पूछना चाहता हूं, क्रेडिट मॉनिटरिंग नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं होती? इन यूज वेरिफिकेशन, पैसा कहाँ खर्च हुआ, इसकी रसीदें कहाँ हैं, इसका कुछ तो लेखा जोखा आप रखते हैं? यह सब हवाई चल रहा है। स्टॉक ऑडिट जैसी कोई चीज होती है? लीन मार्किंग कुछ होता है? कुछ भी नहीं। इन्हें सच्चाई यह है कि PNB और अन्य बैंकों ने ब्लाइंड ट्रस्ट का नाटक किया। जब नीरव मोदी कांड हुआ था तब PNB ने कहा था कि स्विफ्ट सॉफ्टवेयर की गलती थी। अब क्या कहेंगे? अब बैलेंस शीट की गलती थी। ये वास्तव में मिली भगत थी, खुद को छुपाने के लिए जानबूझकर किया गया पूरा का पूरा एवरग्रीनिंग खेल था, पूरा का पूरा कांड था। 2014 से 2016 के बीच RBI ने बार बार रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पर उंगली उठाई, लेकिन बैंकों ने क्या किया? बैंकों ने एक्सटेंड एंड प्रिटेंड, कर्ज बढ़ाओ और दिखावा करो की नीति जारी रखी। यहाँ तक कि ऑडिट फर्म हरिभक्त एंड कंपनी को RBI ने बाद में सस्पेंड भी किया 2 साल के लिए। खैर, ये काफ़ी देरी से हुआ। सच तो यह है कि यह घोटाला अकेले PNB का नहीं, बल्कि पूरे के पूरे मनी सिस्टम का था, सारे के सारे कंसोर्टियम का था। दिसंबर 2025 में PNB कहता है कि यह फ्रॉड है। यानी पैसा डूबने के 4 साल बाद बैंक को पता चलता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। इसे नासमझी कहना बैंक अधिकारियों की बुद्धिमत्ता का अपमान होगा, इसलिए इसे सीधा सीधा सपोर्टेड स्कैम ही कहा जाना चाहिए। अब आता है सबसे डरावना हिस्सा, रिकवरी सिस्टम। जब मामला NCLT पहुंचा तो बैड बैंक ने बोली लगाई। कुल दावा था 32,750 करोड़ का, और बदले में बैंकों को क्या मिल रहा है? सिर्फ 5,555 करोड़ रुपए, क्योंकि बाकी जो मिलना था वो तो पहले ही बढ़ चुका है, मिल चुका है। गणित सीधा है यहाँ पे, 83% का नुकसान, यानी 100 में से 83 रुपए डूब गए। 83 रुपए अब कौन भरेगा? हेमंत कनोडिया जी भरेंगे? नहीं। PNB के अधिकारी भरेंगे? नहीं। ये पैसा जाएगा आपकी और मेरी जेब से। जब सरकार टैक्स के पैसे से बैंकों को रिकैपिटलाइज करती है तो वो आपका और मेरा खून का पसीना होता है।
इसका मतलब है 83% पैसा पानी में डूब गया। कनोडिया भाई आज भी आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। बैंक अधिकारियों को उनका बोनस मिल चुका है और वो भी टूर कर रहे हैं। बैंक अपने घाटे की भरपाई के लिए आपके सेविंग अकाउंट का ब्याज कम कर देगा, आपके ट्रांजैक्शंस पर चार्ज बढ़ा देगा और अंत में सरकार टैक्स पेयर के पैसे से बैंकों में नई जान फूंकेगी। जैसे मैंने कहा, पीएनबी ने दिसंबर 2025 में फ्रॉड घोषित किया, 4 साल की देरी। क्या यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी ताकि कोई जेल न जाए, किसी को कुछ पता ना चले? मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ सवाल रखना चाहता हूँ। उन 17 बैंकों की क्रेडिट मॉनिटरिंग एजेंट कौन थे जिन्होंने 10 साल तक क्लीन चिट दी? क्या हरिभक्ति एंड कंपनी पर बैन लगाना काफी है? उन पार्टनर्स की निजी संपत्ति क्यों नहीं जब्त हो रही है? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अगली बार जब कोई छोटा व्यापारी, कोई किसान, कोई गरीब कर्ज नहीं चुका पाए तो क्या आप उसे भी 83% का हेयर कट देंगे? असली में विलेन कौन है ये डिसाइड कर पाना बहुत ही चैलेंजिंग है। कनोडिया परिवार विलेन है, जिन्होंने लालच में सिस्टम का फायदा उठाया और देश का पैसा लूट लिया, हमारा पैसा लूट लिया। बैंक मैनेजमेंट जिम्मेदार है, जिन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और कागजों पे पकोड़े खाकर डस्टबिन में फेंक दिया। यह सरकार और रेगुलेटर्स जो सब कुछ जानते हुए भी एक्शन लेने में सालों लगा देते हैं। सच तो यह है कि ये त्रिकोण ही विलन है। जब तक सिस्टम में पारदर्शिता नहीं आएगी, ऐसे घोटाले होते रहेंगे, ऐसे स्कैम्स होते रहेंगे। इन्हें बारोइंग फ्रॉड कहना भी गलत होगा, इनको सपोर्टेड स्कैम कहना चाहिए और उसी बेसिस पे इनकी पूरी की पूरी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। ये घोटाला सिर्फ कनोडिया भाइयों की चालाकी नहीं है, ये भारतीय बैंकिंग रेगुलेशन की पोल खोलता है। अगर मैं एक स्वतंत्र इन्वेस्टर होकर अपनी मामूली रिसर्च इन कंपनियों की लिंक निकाल सकता हूँ, तो पीएनबी के हजारों करोड़ के वेतन पाने वाले अधिकारी क्यों नहीं कर सकते, जबकि उनके पास सारा का सारा सिस्टम अवेलेबल है? जवाब सीधा है, मिलीभगत। मैं पीएनबी के और 17 बैंकों के चेयरमैन को चुनौती देना चाहता हूँ, उस इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दीजिए जिसने हर साल श्री को ग्रीन सिग्नल दिया। उन अधिकारियों के नाम सामने लाइए जिन्होंने उन फाइलों पर दस्तखत किए। दोस्तों, वो ऐसा नहीं करेंगे और अगर हम सब चुप रहेंगे तो कल एक और श्री आएगा और फिर एक नया पीएनबी घोटाला हमारे और आपके सामने आएगा। हमारी और आपकी मेहनत की कमाई ऐसे ही किसी महल के नींव के नीचे दब जाएगी। इस वीडियो को शेयर करें जिससे यह बैंकिंग लोकपाल तक पहुंच जाए। कमेंट करें, स्टॉप बैंक लूट। मेरा संदेश बस इतना ही है, अगली बार जब कोई किसान लोन ना चुका पाए, कोई गरीब लोन ना भर पाए, तो याद रखिएगा कि उसी बैंक ने श्री को 27,000 करोड़ का डिस्काउंट दिया है, तो इसे भी डिस्काउंट मिले। इतना पूछना तो बनता है। एक इन्वेस्टर के रूप में मेरी अपील बस इतनी है कि आप हमेशा वैल्यू ड्रिवन कंपनियों में ही निवेश करें, सिर्फ हाइप और शोर शराबे पर नहीं, बल्कि कंपनी के वैल्यू प्रोजेक्शंस, फ्यूचर पोटेंशियल और अपनी पर्सनल नीड्स को समझकर डिसीजंस लें। जो लोग आज इन्वेस्ट कर सकते हैं वे कल का इंतजार ना करें, सही मार्गदर्शन के साथ, सही गाइडेंस के साथ आज ही शुरुआत करें। और जो लोग अभी निवेश नहीं कर सकते हैं वे निराश ना हो, पहले नॉलेज और स्किल्स को एक्वायर करें, क्योंकि आगे चलकर यही नॉलेज आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टूल बनने वाला है। और अंत में मेरे साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात, डोंट डाई विदाउट मनी। कल नहीं, आज से अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करो। गरीबी इज अ साइलेंट क्राइम अगेंस्ट पोटेंशियल। मेरे दोस्त, गरीबी कोई आदर्श नहीं है, अमीर बनो।